हेलो एवरीवन। जैसा कि आपने देख ही लिया होगा ये सेशन किस बारे में है। आज हम बात करेंगे इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन के बारे में। ये जो वीडियो है ये दो पार्ट्स में आने वाला है, मैं आपको बता देता हूं क्योंकि दोनों पार्ट्स इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पार्ट में जिसमें आज हम बात करेंगे जो डेटा है कि सिलेक्शन रेशियो 0.002 है। तो मतलब हर 1000 बच्चे में 2 बच्चे सिलेक्ट होते हैं जो अपीयर करते हैं एग्जाम के लिए। तो ये इतना टफ है? नहीं, इतना टफ नहीं है, पर सर डेटा से तो यही लग रहा है। हाँ, डेटा से ऐसा लगता है, पर रियलिटी में ऐसा है नहीं। तो सर रियलिटी क्या है, उसके बारे में आज बात करेंगे कि रियलिटी क्या बोलती है। हम सारी डिटेल्स के बारे में बात करेंगे जो आपको चाहिए इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए। मतलब अगर आपको कुछ नहीं पता है, तब भी आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन वीडियो होगा। इसके बाद आपको कुछ नहीं देखना पड़ेगा। मतलब इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन कब होता है, किस महीने में होता है, प्री क्या है, मेंस क्या है, इंटरव्यू कब होता है, और स्ट्रेटजी जो बच्चे खुद तैयारी करेंगे, जो कोचिंग करेंगे, हमसे पढ़ रहे हैं। आपको तो सब लोग क्लास में पढ़ाई देंगे, हम लोग तो आपको जरूरत नहीं है उसके लिए। बट हाँ, अगर आप खुद कोचिंग कर रहे हैं, खुद पढ़ाई कर रहे हैं, कोचिंग नहीं कर रहे हैं, तो आपके लिए क्या रहना चाहिए, स्टडी प्लान, क्या सब्जेक्ट्स रहते हैं, क्या डिटेल्स रहती है, वो सब देखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी पॉइंट देखेंगे। ये सारा डिटेल और भी थोड़ी बहुत चीजें, ये सारा आज की वीडियो में रहेगा। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा इसी का सीरीज में, उसमें मैं ये बताऊंगा कि जो मैंने खुद 2 बार आईएएस निकाला बैक टू बैक टॉप रैंक्स के साथ, मेरी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या थी। ऑनेस्टली जो कुछ मैंने किया, आई टेल यू एवरीथिंग। और इतने सालों से जो मैं पढ़ा रहा हूं, इतने टॉपर्स हमने हर साल निकाले आईएएस में, उन सबको पढ़ाने के बाद उनको भी मैंने जो रिफाइनमेंट देखी, उनके लिए करी रिफाइनमेंट अपनी स्ट्रेटेजी में, उनको बताते टाइम उसका कितना बेनिफिट हुआ, वो सब मैं आपको एक वीडियो में, अगले वीडियो में, माय ओन स्ट्रेटेजी दैट हाउ आई क्रैक्ड इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन 2 times बैक टू बैक, आई टॉक अबाउट दैट। तो आज का और जो अगला वीडियो मैं विद इन आई थिंक कल या परसों दोबारा से आ जाएगा, ये दोनों ही जरूरी है। वीडियो शॉर्ट रहेगा, ज्यादा लंबा नहीं रहेगा, इसलिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, लाइव सेशन नहीं ले रहा। क्योंकि अगर मैं लाइव लेता तो वीडियो क्या है, वीडियो सिर्फ 15-20 मिनट्स का मैक्स होता है। उसमें तुम 20-30-40 मिनट्स के तो डाउट पूछ लेते हो। फिर जिसको बेचारे को रिकॉर्डेड में देखना होता है, वो इतना फैल जाता है वीडियो को, उसको कंटेंट समझ में नहीं आता है कि काम का क्या है। तो हम बिल्कुल प्रिसाइजली स्टेप बाय स्टेप जो है वो चलेंगे, इसलिए मैं वीडियो रिकॉर्ड करके दे रहा हूं। इफ यू हैव एनी क्वेरीज, टेलीग्राम ग्रुप है आपके पास, उसमें आके आप मेरे से पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी है रिगार्डिंग एनीथिंग, यू कैन आस्क मी ओवर देयर। आगे चलते हैं। सो बेसिकली अभी प्रेजेंटली, मैंने अभी स्लाइड नहीं डाली है, मैं आपको वैसे ही बता रहा हूं। अभी अनअकैडमी का लोएस्ट प्राइस एवर, सबसे कम प्राइस जो है वो अभी अनअकैडमी का चल रहा है। आप जल्दी से जो है आप ज्वाइन कर लीजिए अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन, और मेरे साथ आके आप पढ़ाई कर सकते हैं। देन आपको फिर मैं ही मेंटर करूंगा, आपको खुद जरूरत नहीं है। एंड आई थिंक कोचिंग इज इंपॉर्टेंट, क्यों, अभी सेशन में समझ में आ जाएगा। सो इफ यू वांट टू टेक द सब्सक्रिप्शन, लोएस्ट प्राइस एवर चल रहा है अभी, तो ज्वाइन कर लीजिए। कुछ ही दिन के लिए ये ऑफर वैलिड है। कोड आपको पता है, आदित्य मैक्स, मेरा नाम ADITYA, साथ में MAX, ये पूरा एक वर्ड है। यू कैन यूज दिस कोड टू टेक द सब्सक्रिप्शन। अगर कोड लेते हो, स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेज देना, सो दैट यू गेट पर्सनल मेंटरशिप फ्रॉम मी। Coming back to the section that we were talking about. So what is engineering services examination? Engineering services examination है क्या? Engineering services क्या है? So engineering services जो है वो सबसे prestigious एग्जाम है पूरी कंट्री में। हर कोई इंजीनियर जिसको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, वो इसी एग्जाम के लिए जाना चाहता है। वो चाहता है कि किस तरह से मैं आईएएस ऑफिसर बन जाऊं। क्यों? रिस्पेक्ट, क्लास 1 गेजेटेड ऑफिसर, प्रेसिडेंट की गेजेट में, और क्या चाहिए, और कितनी सैलरी मिलती है, क्या सब बताऊंगा आज के सेशन में। तो मैंने बोला ना, कंप्लीट रहेगा, हर चीज पता लगेगी आपको कि कितनी सैलरी है, ग्रोथ क्या है, सब बात करेंगे आज इसके सेशन में इस बारे में। सो यूपीएससी कंडक्ट करता है इसको, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, एज यू नो ऑल, यूपीएससी। तो यूपीएससी के कंडक्ट करने के बाद अगर आप इंटरव्यू से सिलेक्ट होके आईएएस बन जाते हैं, आप क्लास 1 जॉब में आएंगे। सर इसमें ग्रुप ए ग्रुप बी दोनों होते हैं, हाँ, लेकिन मैक्सिमम पोस्ट ग्रुप ए की आती हैं, कुछ ग्रुप बी रहते हैं। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में एक आपका कैडर होता है, इंडियन टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज, आईटीएस। आईटीएस में ग्रुप ए और ग्रुप बी दोनों पोस्ट आती हैं। तो जो टॉपर्स होते हैं बिल्कुल ऊपर, वो ग्रुप ए में जाते हैं, और फिर जो लोअर रैंक वाले होते हैं वो ग्रुप बी में जाते हैं, क्योंकि सारे प्रेफर करते हैं पहले ग्रुप ए जो है हमें मिल जाए। ओके, नेक्स्ट, ब्रांचेस कौन कौन सी एलिजिबल हैं? सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ये 4 ब्रांचेस जो हैं वो एलिजिबल रहती हैं। आप
किसी भी स्ट्रीम के हो, आप किसी भी स्ट्रीम में दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर फ्रॉम कंप्यूटर साइंस ब्रांच एंड यू वांट टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर, ऑफ कोर्स यू कैन बिकम सो, बट सर मेरी ब्रांच तो है नहीं है, सो व्हाट, यू कैन अपीयर फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच, यू कैन अपीयर फ्रॉम इलेक्ट्रिकल ब्रांच। आपको जो अच्छा लगता है आप उस ब्रांच से अपीयर कर सकते हैं। आपको बीटेक होना या इक्विवेलेंट डिग्री, बी आर बीटेक और इक्विवेलेंट आपकी होना जो है वो जरूरी है। इसके बारे में भी हम अभी आगे धीरे धीरे जो है वो बातचीत करेंगे। देन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है सर? तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत सिंपल है। यू शुड बी इंडियन, नेपालीज, अ भूटानीज सिटीजन। एज लिमिट इज 21 to 30 years on first Jan of exam year plus 3 years रिलैक्सेशन ओबीसी के लिए है, 5 years SC ST कैटेगरी के लिए होती है। तो जनरल के लिए टिल 30 years यू कैन अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन। एलिजिबिलिटी आपकी बीई या बीटेक होनी चाहिए, जो है डिग्री, किसी भी ब्रांच में आप अपीयर कर सकते हैं, किसी भी ब्रांच में। इस साल की नोटिफिकेशन में चेंज हो तो बात अलग है, अभी तक तो यही चलता आया इतने सालों से। अक्सर ये डाउट रहता है बच्चों को कि सर मेरे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने हैं? नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की लिमिट नहीं है। इसी वजह से क्या होता है कि जब आप सिविल सर्विसेज का एग्जाम देते हैं तो बच्चे क्या बोलते हैं, सर मैं सोच रहा हूं इस बार ना ट्राई कर लेता हूं, एक बार ना लेट मी ट्राई दिस ईयर। तो हम लोग बोलते हैं ना भाई ट्राई मत कर, तेरा अटेम्प्ट वेस्ट होगा। पढ़ ले, मॉक दे ले, ट्राई मत कर, अटेम्प्ट वेस्ट मत कर। इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए हम कभी ये नहीं बोलते हैं कि मत देख अटेम्प्ट वेस्ट होगा। क्यों? बिकॉज अटेम्प्ट अनलिमिटेड है। कब तक? जब तक आज आपकी एज लिमिट है। नो लिमिट विद इन एज लिमिट्स। आप 21 से देना स्टार्ट हो गए, 30 तक लगातार देते रहिए, मतलब ऐसा नहीं होगा, 1-2 साल में निकल जाएगा। बट वैसी बात कर रहा हूं कि अटेम्प्ट्स की कोई लिमिट नहीं है। तो ये चीज पहले अपने आप दिमाग में बिठा लीजिए। अब सर दो चीज, एक चीज जो बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, सर ये इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज आईईएस और ईएसई ये है क्या, बेसिकली अलग अलग क्यों है? पहले था ये इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, तो वो आईईएस चला आ रहा है। फिर चेंज कर दिया गवर्नमेंट ने और इसको बना दिया था इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन, तो वो ईएससी हो गया। पर वो पुराना आईईएस चला आ रहा है तो मुंह से वही निकलता है। ठीक है, तो इसलिए नाउ इट इज ईएससी, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन। पेपर का सर पैटर्न क्या होता है? देखो, इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम 3 स्टेजेस में कंडक्ट करवाया जाता है। सबसे पहली स्टेज होती है प्रीलिम्स, जिसमें 500 क्वेश्चंस होते हैं। और ये आपका उस तरह से नहीं होता है गेट का, जैसे सीबीटी होता है कंप्यूटर के ऊपर, नहीं। आपको ओएमआर शीट मिलती है, सर्कल करने होते हैं, फिजिकल पेपर मिलता है आप लोगों को। और 500 मार्क्स का पहली स्टेज होती है प्रीलिम्स की। अगर आप यहां पे क्वालिफाई करते हैं, मतलब एक सेट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स में आते हैं, तो आप अगले एग्जाम के लिए एलिजिबल होते हैं, जो कि मेंस का पेपर होता है। सिलेबस क्या होता है मैं सब बात करूंगा, वी विल गो स्टेप बाय स्टेप। मेंस के पेपर में आपके 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 300 मार्क्स, पेपर 2 300 मार्क्स, और दोनों ही टेक्निकल होते हैं। एग्जाम्पल के लिए, सपोज यू हैव 12 सब्जेक्ट्स टेक्निकल, 6 will be in paper 1, 6 will be in paper 2. Both the papers will be of 300 marks each. So total 600 marks. So 500 plus 600, 1100 का तो आपका रिटर्न हो गया। अब अगर क्यूमुलेटिवली दोनों के मार्क्स मिला के हर स्टेज के मार्क्स जोड़े जाते हैं, ऐसा नहीं है प्रीलिम्स के मार्क्स हो गए तो जुड़ेंगे नहीं, पहले इसके मार्क्स फिर इसके। अब ये दोनों जुड़ के अब आप देखेंगे कि अब आप इंटरव्यू के लिए कट ऑफ क्लियर कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। सपोज आपने कर लिया, तो अब आपका इंटरव्यू होता है, और इंटरव्यू आपका 200 मार्क्स का होता है। लेकिन इंटरव्यू पर्सनैलिटी टेस्ट है। क्या मतलब है, क्या डिफरेंट है इस इंटरव्यू में, इसके बारे में भी बात करेंगे कि यूपीएससी का इंटरव्यू में थोड़ा सा डिफरेंट क्या है नॉर्मल टेक्निकल इंटरव्यू में। उसके नाम से ही वो पता लग रहा है कि वो थोड़ा डिफरेंट है। देन ये एग्जाम कब होता है, नोटिफिकेशन कब आती है, इसका कैलेंडर क्या है, कैसे कैसे होगा। सो यू कैन हैव अ लुक। आपका फरवरी में प्रीलिम्स जो है, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, वो इन द मंथ ऑफ फरवरी कंडक्ट करवाया जाता है। उसके 2 महीने के अंदर अंदर, 1-1.5 महीने में आपका प्री का रिजल्ट आ जाता है। देन जो सिलेक्ट होते हैं वो मेंस देते हैं। मेंस कब होता है? जून और जुलाई के मंथ में मेंस कवर होता है। फिर आपका मेंस का रिजल्ट भी 1-1.5-2 महीने में आ जाता है। देन अक्टूबर या नवंबर में आपका इंटरव्यू यानी कि पर्सनैलिटी टेस्ट कंडक्ट करती है यूपीएससी। एंड देन इन द मंथ ऑफ दिसंबर फाइनल रिजल्ट आ जाता है और आप लोग आईएएस ऑफिसर जो है वो बन जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका एनुअल कैलेंडर रहता है। अब प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू को स्टेप बाय स्टेप बाइफरकेट करते हैं, जस्ट टू गेट यू एन आइडिया। देखो, जो मुझे अगला वीडियो बनाना है ना स्ट्रेटेजी वाला, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, मैंने क्या किया, वो तब तक समझ नहीं आएगा जब तक ये सब पता ना हो सकता है कोई बच्चा ऐसा है जिसने कभी दिया ही नहीं आईएएस, वो पहली बार सोच रहा है तैयारी करने के लिए। तो इसलिए मैं आपको डिटेल में सब चीजें बता रहा हूं। जिसको पता है इट्स अ शॉर्ट वीडियो, यू कैन गो थ्रू इट, क्या पता कुछ इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा मिले। लास्ट में तो स्ट्रेटेजी कुछ बताऊंगा ही, तो वो काम की चीजें हैं।
ठीक है। सो नेक्स्ट थिंग इज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। प्रिलिमिनरी एग्जाम एज आई टोल्ड यू 500 मार्क्स का होता है। इसमें दो पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 होता है जनरल स्टडीज एंड इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड। उसमें जनरल सिलेबस रहता है, क्या है मैं थोड़ी देर में दिखाता हूं। दूसरा पेपर जो है वो आपका होता है टेक्निकल। तो जो आपका पहला पेपर होता है दैट इज फॉर 200 मार्क्स, जो आपका दूसरा पेपर होता है टेक्निकल दैट इज फॉर 300 मार्क्स। दोनों मिलके जो है इट बिकम्स 500 मार्क्स। नेगेटिव मार्किंग सर, बिल्कुल हर क्वेश्चन की 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है अगर आप गलत करते हैं। ओके, एंड मस्ट बी स्कोर टू बी शॉर्टली, मतलब क्वालिफाइंग नेचर का है, आपको कुछ स्कोर तो लाने हैं क्वालिफाई करने के लिए, तो उतना तो आएगा ही, अधिक अदरवाइज क्वालिफाई कैसे करोगे प्री के लिए। तो यहां पे जितने मार्क्स आते हैं उसकी बेसिस पे आप क्वालिफाई करते हैं मेंस एग्जामिनेशन के लिए। ठीक, तो अभी प्रीलिम्स में ही रुकते हैं, जनरल स्टडीज के बारे में थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं कि जनरल स्टडीज का सिलेबस सर क्या होता है, क्योंकि टेक्निकल तो मुझे पता है, मैंने कॉलेज में पढ़ा हुआ है। जनरल स्टडीज में क्या है, जनरल स्टडीज में 10 सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, यहां पे 9 बॉक्स दिख रहे हैं, बट ये 2 सब्जेक्ट हैं, सो टोटल 10 सब्जेक्ट्स विल बी देयर। यू हैव इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, करंट इश्यूज मतलब करंट अफेयर्स में क्या चल रहा है, टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल, एथिक्स रहता है, एनवायरमेंट रहता है, आईसीटी रहता है आपका, मटेरियल साइंस रहता है आपका, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, डिजाइन एंड स्टैंडर्ड्स। ये आपके सारे 10 सब्जेक्ट्स रहते हैं। खुद करना मुश्किल है, पर ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है, बट इट्स अ लिटिल बिट डिफिकल्ट। तो मैं भी आके आपको पूरा, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, पूरा आपको स्टडी टाइम टेबल बताऊंगा, रोज का आपका क्या रहना चाहिए टाइम टेबल, क्या पढ़ना है रोज, फिर क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, जीएस कब लेके चलना है, वो सारा बताऊंगा लास्ट में इफ यू आर डूइंग सेल्फ स्टडी। तो सिलेबस देखे घबराना नहीं है। हमेशा एक चीज याद रखिए, कंपटीशन इज रिलेटिव। सबके लिए सिलेबस इतना है, तो आप क्यों घबरा रहे हो, सबके लिए यही सिलेबस है ना, सो नीड नॉट टू वरी अबाउट इट। ओके, देन मेंस एग्जामिनेशन की बात करते हैं। मेंस में मैंने आपको बोला कि आपके कोर सब्जेक्ट 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पेपर 1 पेपर 2। आधे पेपर 1 में, आधे पेपर 2 में टेक्निकल सब्जेक्ट्स जो हैं, और आपके टेक्निकल सब्जेक्ट्स का 3-3 घंटे का 2 पेपर होता है, हाथ से लिखना होता है, सब्जेक्टिव पेपर होता है, जो आप लिखना से कॉलेज में लिखते हैं, स्कूल में लिखते थे, ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, सब्जेक्टिव पेपर होगा, कन्वेंशनल पेपर होगा, एंड 300 मार्क्स ईच होते हैं। ठीक है, सो की रिक्वायरमेंट क्या है, स्ट्रक्चर टेक्निकल आंसर्स विद प्रॉपर फॉर्मेट, मतलब आपको प्रॉपरली लिखना है, शॉर्टकट्स यूज नहीं करने हैं, यू हैव टू डिराइव इट ओवर देयर इफ यू आर यूजिंग अ शॉर्टकट, बिकॉज़ यू कांट यूज अ शॉर्टकट, इट्स अ मेंस पेपर, यू हैव टू राइट एवरीथिंग इन डिटेल। डायग्राम बेस्ड एक्सप्लेनेशंस आपको देनी है, चलो मेंस के बारे में बात करेंगे, यू कैन हैव अ लुक, मिक्स ऑफ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, टाइम मैनेजमेंट फॉर कॉम्प्रिहेंसिव आंसर्स। तो मतलब मेंस का पेपर कैसे करते हैं, तो ये मैं अलग से आपको बता दूंगा। अभी जिनका मेंस का पेपर है, मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूं मैं क्या करता था। जैसे ही मेंस का पेपर मिलता था, मैं सीधा मेंस का पेपर लेते सॉल्व करने नहीं बैठ जाता था। हम लोग सबसे पहले पेपर लेते थे, पेपर लेके क्या होगा कि फर्स्ट क्वेश्चन सपोज कंपलसरी है, नेक्स्ट पार्ट ए में सेकंड थर्ड फोर्थ में से कोई 2 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपके क्वेश्चन बाइफरकेट होके होते हैं पार्ट्स में। तो सबसे पहले मैं सारे क्वेश्चन, सेकंड में भी 4 पार्ट होंगे, थर्ड में 3 पार्ट होंगे, फोर्थ में फिर 3 पार्ट होंगे सपोज। अब आपको देखना है कि सारे पार्ट तो नहीं आ रहे हैं, किसमें सबसे ज्यादा पार्ट आ रहे हैं, जिसमें जो पार्ट नहीं आ रहा उसमें मैं कुछ लिख सकता हूं, क्योंकि मुझे कुछ आइडिया है उसके बारे में। अगर दोनों बेस, जैसे क्वेश्चन 2 में और 3 में आपको चूज करना है, क्वेश्चन 2 में 3 पार्ट है, क्वेश्चन 3 में 3 पार्ट है, एबीसी एबीसी, लेकिन क्वेश्चन 2 में 2 थ्योरी है, एक न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन 3 में 2 न्यूमेरिकल है और एक थ्योरी है, दोनों आते हैं मुझे, मैं न्यूमेरिकल वाला प्रेफर करूंगा, बिकॉज न्यूमेरिकल में मार्क्स ज्यादा मिलते हैं, थ्योरी में तो आपकी फीलिंग्स है, हो सकता है वो कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे हो, थोड़ा ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो, स्ट्रक्चर्ड आंसर नहीं लिख पाया प्रॉपरली। सो पहले मैं इस बेसिस पे डिसाइड करता था कि मैं कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाला और कौन सा छोड़ने वाला। स्पेंड 5-6-7 मिनट्स इन द बिगिनिंग टू डिसाइड दिस। फिर एक बार जो डिसाइड कर लिया, सिर्फ वही सॉल्व करना है, फिर दोबारा दोबारा से नहीं पढ़ना है, मैं इसको कर लेता हूं फिर देख लेता हूं, ऐसा नहीं करना है। एक बार डिसाइड करो, बिकॉज इट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम। एक बार जब हम क्वेश्चन सॉल्विंग के मोमेंटम में आते हैं ना, फिर हम धड़ाधड़ सॉल्व किए जाते हैं। सेकेंडली, कीप इन योर माइंड कि अगर एक क्वेश्चन को मैंने टारगेट रखा है कि 10 मिनट्स या 12 मिनट्स में खत्म करना है, तभी मेरा पेपर खत्म होगा, तो टाइम देखते रहो, हर क्वेश्चन को 10 to 12 मिनट्स में खत्म करो। अगर तुम 20 लेके चले गए किसी क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन छूटेंगे, पेपर छूट जाएगा। दूसरी चीज, यूपीएससी आपसे बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप बिल्कुल पोथे भर दो, पेजेस भरे जा रहे हो, तभी उन्होंने शीट देना स्टार्ट करी है जिसमें लिमिटेड जगह है कि भाई कहानी मत लिखो,
टू द पॉइंट आंसर लिखो, जो हमने पूछा है अगर तुमने वो बता दिया, काम खत्म। 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, पर अगर वो 10 लाइनों में, 5 लाइनों में खत्म हो रहा है तो हो रहा है, पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो वो बिल्कुल मैटर नहीं करता है कि क्वेश्चन के मार्क्स कितने हैं तो उसके अकॉर्डिंगली मुझे उसको बड़ा करना है। नहीं, छोटा क्वेश्चन है तो छोटा आंसर वही लिखेंगे ना, क्या कर लेंगे उसमें। सपोज उसने आपसे रूट लोकस बनवाने को कहा या राउट पूछा हुआ है, तो राउट टेबल बना के जो आ गया वो आ गया ना। कहानी थोड़ी ना लिखोगे, एज वी कैन सी राउट वाज गिवन बाय दिस एंड दिस इज द डेटा दैट इज गिवन इन राउट। वी कांट डू ऑल दैट, वी कांट डू ऑल दैट। ठीक है, तो इस तरह से मेंस का करो और घर पे भी प्रैक्टिस करो एक बार, ताकि आपको आइडिया लगे टाइम का। तो मॉक, एक दो मॉक्स दो या खुद ही क्वेश्चन इकट्ठे करके पेपर बनाओ या पुराना यूपीएससी का पेपर डाउनलोड करो और टाइम लिमिट में उसको सॉल्व करने की कोशिश करो, सो दैट यू गेट एन आइडिया मेंस का पेपर टाइम पे कैसे खत्म होता है। अब आता है इंटरव्यू या फिर पर्सनैलिटी टेस्ट। देखो यार, यहां पे यूपीएससी ने इसका नाम टेक्निकल इंटरव्यू नहीं रखा, यूपीएससी ने इसका नाम क्या रखा, पर्सनैलिटी टेस्ट। मतलब इसमें क्या क्या होता है, सबसे पहले आपका टेक्निकल नॉलेज इन योर इंजीनियरिंग फील्ड तो चेक होता ही होता है। फिर आपसे करंट अफेयर्स के बारे में भी पूछा जाता है। जब मेरा इंटरव्यू हुआ था इंजीनियरिंग सर्विसेज का दोनों बार, मेरे से पहले करंट अफेयर, पहले जब पहली बार इंटरव्यू हुआ तो ओपन ही मेरा इंटरव्यू करंट अफेयर के क्वेश्चन से हुआ था। दैट आपने न्यूज़पेपर पढ़ा, व्हाट वाज देयर इन द न्यूज़ टुडे, कैन यू टेल मी समथिंग रिगार्डिंग टू योर स्टेट व्हिच वाज ऑफ हाई implication एंड समथिंग लाइक दैट, सो कुड यू प्लीज टॉक अबाउट इट, एंड देन काउंटर क्वेश्चनिंग अबाउट दैट। सो करंट अफेयर्स पे ओपन हुआ था मेरा इंटरव्यू। तभी कहा जाता है एग्जाम से पहले न्यूज़पेपर पढ़ना चालू कर दो, और जिस दिन इंटरव्यू उस दिन भी सुबह अखबार तो पढ़ के जानी ही जानी है। तो करंट अफेयर्स जो है उस पे क्वेश्चन आते हैं, टेक्निकल इंटरव्यू पे आप पे क्वेश्चन आते हैं। आपसे कई बार सिचुएशन दे देंगे कि अगर ये सिचुएशन है तो बताओ क्या करोगे। जैसे मुझे बोल दिया था नक्सलाइट एरिया में हमें कम्युनिकेशन सिस्टम अगर सेटअप करना है या फिर वहां पे पावर यहां से वहां पहुंचानी है, क्या क्या हिकअप्स आएंगे और कैसे उसको सॉल्व करोगे और क्या क्या तुम्हें चाहिए। तो प्रॉब्लम सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है आपके लिए। देन आपका जो बीटेक के प्रोजेक्ट होता है उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर उससे नहीं पूछ रहे हैं, अगर आपने जॉब करी हुई है तो फिर जॉब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, आप किस जॉब प्रोफाइल में थे वहां से क्वेश्चन पूछते हैं। जॉब नहीं कर रहे, कॉलेज से निकल के तैयारी करके दिया है, तो आपका बीटेक का प्रोजेक्ट जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपके जनरल क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे कि व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, व्हाट आर योर वीकनेसेस, व्हाट आर योर हॉबीज, why do you want to join this job, what are your expectations, what do you think by joining this job, how can you make the system better, or means how can you improve something, contribute towards something, the society or towards the growth of the country, what are your roadmap, what are you thinking, what do you want to do you have any suggestions, ये सब रहता है। एंड आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, आप एथिकली कितने स्ट्रांग हैं, आपके मॉरल्स एंड वैल्यूज हैं कि नहीं है, वो बातों से चेक करते हैं। आपसे धीरे धीरे बीच में फिलर्स डाल डाल के क्वेश्चंस छोटे 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 छोटे। और आपके पर्सनैलिटी ट्रेट्स कैसे हैं, बिकॉज दे आर जजिंग योर पर्सनैलिटी ऑल्सो, द वे यू टॉक, द वे यू वॉक, द वे यू सिट ओवर देयर, द वे यू हैंडल pressure, the way you handle the situation when you do not know the answer, the way you respond when you know the answer, ये सब चीजें आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट होती है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज पर्सनैलिटी टेस्ट, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, पर्सनैलिटी टेस्ट। तो इंटरव्यू में ये सारी चीजें देखी जाती हैं। जब आप इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट होंगे, कॉन्टेक्ट में हम लोग बात करेंगे, आई लेट यू नो कि क्या क्या रहता है इंटरव्यू में, आपको बताऊंगा। और हो सकता है हमारे अकेडमी में आपके मॉक इंटरव्यूज भी कंडक्ट करवाएं, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, उससे जज होता है। कई डिपार्टमेंट्स हैं जो आप ज्वाइन कर सकते हैं, फ्यू आर मेंशन्ड ओवर हियर। अदरवाइज जो यूपीएससी की नोटिफिकेशन है डेफ आता है, उसमें डिटेल में डिपार्टमेंट्स होते हैं, आप उससे चेक कर सकते हैं। जस्ट टू गिव यू अ ग्लिम्स, फ्यू डिपार्टमेंट्स आई हैव मेंशन्ड ओवर हियर, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। द मेन थिंग इज दैट सर करियर ग्रोथ क्या है, हम अगर सिलेक्ट हो गए तो क्या है हमारी करियर की ग्रोथ। सो सी करियर ग्रोथ जो है वो बेसिकली ये रहती है, डिपेंडिंग ऑन द डिपार्टमेंट थोड़ा बहुत जो है वो चेंज कर सकता है। ठीक है, सो आप एंट्री स्टार्ट करते हैं असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से, डिपेंडिंग ऑन कौन सा, वही मैं कह रहा हूं ना, कौन सा कैडर है उस पर डिपेंड करेगा। बट हम नॉर्मली AEE से स्टार्ट करते हैं, देन यू बिकम एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, सेकंड पोस्ट ही एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होती है आपकी। देन यू बिकम सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, देन यू बिकम डायरेक्टर और चीफ इंजीनियर, देन जॉइंट या एडिशनल सेक्रेटरी। ये आपकी हायरार्की है, डिपार्टमेंट वाइज वेरी करता है, जनरली ओवरऑल यही रहती है। और यहां पे आने के बाद जो है आप समझ ही सकते हैं, यू ऑलरेडी नो जॉइंट या एडिशनल सेक्रेटरी की वैल्यू क्या है। ओके, देन अब सर पैसे कितने मिलेंगे, सर ये बताओ खर्चा,
पैसा कितना आने वाला है, काम की चीज बताओ सर, ये बहुत जरूरी है हमारे लिए। सैलरी, क्योंकि खाना पीना रोजी रोटी भी बहुत जरूरी है। अभी ये सुनने के बाद मैं तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात पहले। बेसिक पे तुम्हारी 56,100 होती है। डीए, एचआरए, टीए सब मिला मिला के 20-30 हजार बन जाता है। तो ग्रॉस सैलरी जो तुम्हारी बनती है वो बनती है 75,000 से 90,000 पर मंथ। बेटा ये अभी है। तुम्हारा 8 सीपीसी जो है वो आने वाला है, 8 सेंट्रल पे कमीशन। उसके बाद एक्सपेक्टेड है कि ये जो है बढ़ के, कह तो बहुत ज्यादा रहे हैं, मेरे फ्रेंड से बात हो रही है, वो तो बोल रहे हैं भाई 2 लाख तो कहीं नहीं गए, पर तुम मान के चलो कि 1.5 लाख तो हो जाएगी तुम्हारी सैलरी स्टार्टिंग ही। और बस ये आने वाला है 8 सीपीसी, मेरे ख्याल से आ भी गया होगा, मुझे ध्यान नहीं है अब। 8 सीपीसी की बात चल रही थी मेरी, तो आपकी 1.5 लाख तो मान के चलो, 1.5 लाख कहीं नहीं, कि वो तो 2-2 लाख बोल रहे हैं, 1.5 लाख आपकी सैलरी हो जाएगी। सो इट्स गोइंग टू बी रियली रियली गुड सैलरी एक बार आने के बाद। इसके अलावा ये तो कुछ सैलरी है, लेकिन एडिशनल बेनिफिट्स एंड पर्क्स बहुत ज्यादा हैं। कुछ मेंशन करने के लिए, गवर्नमेंट क्वार्टर या हाउसिंग मिलती है, डिपेंडिंग ऑन द कैडर, डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन, बहुत चीजों पे डिपेंड करता है, हर किसी को नहीं मिलता है। ऑफिशियल व्हीकल फॉर सीनियर पोजीशंस, हाँ सीनियर पोजीशन पे, ज्वाइनिंग पे नहीं मिलेगी। ज्वाइनिंग में कुछ डिपार्टमेंट से बीआरओ में स्टार्टिंग में मिल जाए, लेकिन सीनियर पोजीशंस किसी भी डिपार्टमेंट में आपको व्हीकल मिलती है। कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर बेनिफिट, इससे ज्यादा मैं इसका स्ट्रेस नहीं दे सकता हूं। अभी तुम नहीं समझोगे, कुछ सालों के बाद समझोगे। विद एज एवरीवन इज गोइंग टू फॉल सिक। बीमारी तो लगती है, एज के साथ इम्यूनिटी कम होती है। आपकी फैमिली में आपके पेरेंट्स होंगे, वो भी बीमार होते होंगे, अगर उनका मेडिकल कवर है ठीक है, नहीं तो आपका कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर बेनिफिट होते हैं पूरी जिंदगी, टिल यू डाई गवर्नमेंट इज गोइंग टू पे फॉर योर हेल्थ बेनिफिट्स। और आप ये देखो, आप जब बीमार होते हो ना, और टचवुड कोई बड़ी बीमारी ना लगे, पर अगर लग गई, तो जो खर्चा आता है ना मेडिकल का, वो तुम समझ लो कि वो करोड़ों के पैकेज से भी कम है, जो तुम इस जॉब में तुम्हें वो बेनिफिट मिल जाएगा। और जब तुम हायर पोजीशंस पे रिटायर होते हो, तो तुम्हारी एंटाइटलमेंट होती है हॉस्पिटल्स की, सिंगल रूम्स, बड़े रूम्स, और बहुत बढ़िया, मतलब इट्स नेक्स्ट लेवल, बिकॉज क्लास 1 ऑफिसर हो यार तुम लोग, सिंपल सी बात है। पेंशन एंड रिटायरमेंट बेनिफिट्स, एलटीसी मिलता है आपको घूमने के लिए, सरकार फ्लाइट का खर्चा देती है, वहां जाओ घूम के आओ छुट्टियों में, आई थिंक 4 इयर्स में एक बार एलटीसी। और फिर हर साल घर का भी, होम टाउन का एक बार का फ्लाइट का टिकट मिलता है। अथॉरिटी एंड डिसीजन मेकिंग पावर तो है ही है, वो तो आईएएस से ज्यादा किसमें होगी, कि आपके पास जो अथॉरिटी डिसीजन मेकिंग पावर है वो आईएएस कैडर में है ही नहीं, कहीं और है ही नहीं। टेक्निकल थोड़ा सा ग्रो करने के बाद, थोड़ा सा ग्रो करने के बाद, तो यार बहुत सारे ज्यादा बेनिफिट्स हैं, ठीक है। तो ये मैं कुछ बता रहा हूं जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, बिकॉज बच्चों को अक्सर रहता है कि सैलरी क्या होगी, इसलिए मैंने सारी डिटेल्स बता दी है। नेक्स्ट आपका ईएससी और गेट में सर फिर डिफरेंस क्या है, जो पहली बार तैयारी कर रहा है जिसको नहीं पता है। देखो मेजर डिफरेंसेस क्या हैं, कि ईएससी से आप सीधा गवर्नमेंट जॉब में आपकी सर्विस हो जाती है, एंड दैट टू क्लास 1 ऑफिसर अंडर द गेजेट ऑफ द प्रेसिडेंट। लेकिन जो आपका गेट है, उससे पीएसयू में और एमटेक में जाते हैं, ठीक है। सिलेबस इंजीनियरिंग सर्विसेज का बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू गेट। गेट ने बस 8-9 10 टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं, इंजीनियरिंग सर्विसेज में वो 10 तो है ही है, 2-3-4 और टेक्निकल और 10 नॉन टेक सब्जेक्ट्स हैं। ऑब्वियस ही बात है, मिलता भी बहुत कुछ है, इसीलिए आपका जो ईएससी है, इसमें आपका प्री मेंस इंटरव्यू होता है। गेट में खाली रिटर्न है, लेकिन फिर जब आप पीएसयूज के लिए, एमटेक के लिए कुछ जगह अप्लाई करते हैं, वहां पे आपका इंटरव्यू लेते हैं वो लोग। पोस्ट एज आई टोल्ड यू, आप क्लास 1 गवर्नमेंट ऑफिसर बनते हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज से, गेट से यू गेट एन एंट्री टू पीएसयूज और हायर एजुकेशन, मतलब आप एमटेक के लिए जा सकते हैं, या आप पीएसयू में आपको जॉब मिल जाती है, बट यू डू नॉट गो बिकम क्लास 1 ऑफिसर, वो आपको इंजीनियरिंग सर्विसेज के थ्रू ही मिलेगा। सिलेबस मैंने आपको बता दिया, उसका काफी ब्रॉडर है, इसका थोड़ा है। अब सर मैं पहली बार तैयारी कर रहा हूं, मुझे कुछ नहीं पता है, तो मेरी 12th मंथ की ईएससी प्रिपरेशन टाइमलाइन क्या होनी चाहिए, हाउ शुड आई प्रिपेयर। देखो सबसे पहला फेज मैंने जुलाई से लिया, क्योंकि अब टाइम बहुत कम रह गया है। अदरवाइज कायदे से प्रिपरेशन तुम्हें जल्दी स्टार्ट कर देनी चाहिए, फरवरी से मार्च से, ठीक है। लेकिन जुलाई से अक्टूबर का जो टाइम है, ये उनके लिए जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, जो हमसे कोचिंग में पढ़ रहे हैं, यू नीड नॉट टू बॉदर अबाउट ऑल दिस थिंग्स। देखो जुलाई से अक्टूबर का जो फेज होता है, आप सबसे पहले बेसिक सब्जेक्ट्स जो है उसको उठाइए। अगर आप इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के स्टूडेंट्स हैं, तो आप लोग नेटवर्क से स्टार्ट करिए, बेसिक सब्जेक्ट लीजिए, सिग्नल सिस्टम्स पढ़िए, वो सब्जेक्ट्स जो कि कोर हैं, जो बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ने में आपकी मदद करने वाले हैं, आप उन सब्जेक्ट्स को पहले जो है यहां पे बिल्ड करिए, ठीक है। और आप अपना टेस्ट सीरीज देना स्टार्ट कर दीजिए। एक सब्जेक्ट खत्म हुआ, उसकी टेस्ट सीरीज दीजिए, नेक्स्ट सब्जेक्ट खत्म हुआ, उसकी टेस्ट सीरीज दीजिए। और आपको अगर ईएससी करना है, तो दिन में कम से कम 12 to 14 आवर्स आपको टाइम टेबल निकालना है,
उसमें आप 10-12 घंटे पढ़ेंगे रोज, तभी आपका सिलेबस टाइम पे खत्म हो पाएगा, नहीं तो सिलेबस खत्म नहीं हो पाएगा। तो अक्टूबर तक आप अपना टेक्निकल जो है वो सारा पढ़ते रहिए। जीएस वाले पोर्शन को भी साथ में करना है। सर कैसे करना है? अभी अगली स्लाइड में बताऊंगा। ठीक। नेक्स्ट फेज आपका आता है नवंबर से जनवरी वाला। इस समय आप अपना प्रीलिम्स पे फोकस रखेंगे, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे, टाइम टू टाइम टेस्ट देते रहेंगे। मैंने आपको बोला टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज गेम स्पीड का आ जाता है इंजीनियरिंग सर्विसेज प्री में। और फिर अपना आप रिवाइज करते रहेंगे टाइम टू टाइम जीएस का सिलेबस और नॉन टेक्निकल। अगर आप ये नहीं करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आप चीजें भूल जाएंगे। तो आप टाइम टू टाइम रिवाइज करिए, क्वेश्चन सॉल्विंग करते रहिए और साथ में टेस्ट सीरीज देते रहिए। स्ट्रेटेजी मैं आपको अगली वीडियो में डिटेल में बताऊंगा, अभी थोड़ा सा यहाँ पे डाल दिया हुआ है जस्ट टू गिव एन आइडिया, जो बच्चे पहली बार तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, अदरवाइज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ठीक है। एंड देन फरवरी से जून तक आपका प्री हो गया होगा, देन यू गो फॉर द मेंस। मेंस की आंसर राइटिंग करेंगे, देन जुलाई ऑनवर्ड्स मेंस देने के बाद वी विल गो फॉर द इंटरव्यू प्रिपरेशन, उस पे हम लोग फोकस करेंगे। सो जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, डेली टाइम टेबल शेड्यूल सेल्फ स्टडी वालों के लिए यहां पे दिया हुआ है। गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। बेस्ट टाइम क्या होता है? 3 to 6 a.m. in the morning is the best time to get up. At that time, your brain is working at the maximum capacity. मुझे पता है आप लोग नहीं उठ पाओगे, मैं नहीं उठ पाता था, बट अगर आप कर सकते हो दैट इज द बेस्ट टाइम। ठीक है, बट नॉर्मली आई एम जस्ट गोइंग विद द 7। सुबह 7 से 10 बजे आप पहले एक टेक्निकल सब्जेक्ट उठाएंगे, उस टेक्निकल सब्जेक्ट को आप पढ़ेंगे कॉन्सेप्चुअली। या चलो स्ट्रेटेजी अगले में बताऊंगा, अभी हल्का सा आइडिया देता हूं टाइम टेबल का। आप टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ेंगे एक नया कॉन्सेप्ट, फिर 10 से 11 बजे तक आप बीच में ब्रेक लग सकते हैं, हाफ एन आवर आगे कर सकते हैं इसको, डिपेंडिंग ऑन योर टाइमिंग, आप कब उठे हैं, ब्रेकफास्ट किया है कि नहीं किया है। 10 to 11 आप एक नॉन टेक का सब्जेक्ट रोज जो है इस स्लॉट में आप पढ़ेंगे। कोई भी जीएस उठा लिया, आईसीटी उठा लिया सपोज, तो रोज 1 आवर आप आईसीटी पढ़ेंगे। इसके बाद 11 to 1 अब आप, कई बच्चे एक टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ के बोर हो जाते हैं, तो आप दो टेक्निकल सब्जेक्ट पैरेलली खोल सकते हैं, या फिर आप सुबह वाला टेक्निकल ही रिपीट कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू। सो अगेन यू विल गो फॉर द टेक्निकल सब्जेक्ट। 1 से 2 बजे तक लंच ब्रेक, चाय वाय जो भी है आप आराम से पीजिए। इसके बाद अगर आपका सफिशिएंट कॉन्सेप्ट 1 और कॉन्सेप्ट 2 सफिशिएंट खत्म हो चुका है, जिससे आप क्वेश्चन लगाने के कंडीशन में आ चुके हैं, तो देन आप 2 से 4 बजे के स्लॉट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करेंगे, या फिर नोट्स रिवाइज करेंगे अगर आपके पास अभी क्वेश्चन के लिए टॉपिक खत्म नहीं हुआ है। मान लो अभी टॉपिक सपोज आपने स्टार्ट किया हुआ है कंट्रोल सिस्टम्स, यू स्टार्टेड विद द राउट एज द फर्स्ट टॉपिक, राउट अभी खत्म ही नहीं हुआ तो पीवाईक्यू कैसे लगाओगे? देन यू डू द रिवीजन ऑफ द थिंग्स। इसके बाद दोबारा से 4:30 से 6 बजे तक आप जर्नल स्टडीज जो हम लोगों ने पढ़ा था इसके क्वेश्चन देखेंगे, अगर टॉपिक खत्म हो गया नहीं हुआ तो रिवीजन करेंगे। सर रिवीजन के लिए भी थोड़ा ही पढ़ा हुआ है, तो आप दोबारा से जीएस पढ़ेंगे। इस स्लॉट में आप दोबारा से जीएस पढ़ेंगे। एंड जो आपका रात का टाइम रहेगा वो आपका टेस्ट सीरीज, फॉर्मूला रिवीजन, पूरा दिन जो पढ़ा उसको रिवाइज करना है, पुराना जो पढ़ा उसके रिवीजन के लिए ये वो स्लॉट रहेगा आपका रात का। आफ्टर दिस यू आर डन, यू कैन रेस्ट, यू कैन चिल, एंड देन अगेन 7 a.m. in the morning you will start your study. This is the timetable, everyday schedule. ये चेंज होता है डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट्स। मैंने एक ओवरऑल ब्रॉड आइडिया दिया है कि स्केड्यूल क्या रहना चाहिए, रिसोर्सेज क्या रहने चाहिए। तो देखो कुछ लिखे हैं मैंने, और टेक्निकल के लिए मैंने पूरा बुक लिस्ट की एक वीडियो यूट्यूब पे बनाई हुई है, जस्ट फाइंड दैट वीडियो, इसी क्रेट्रिक्स चैनल पे हमारे, उससे मैंने आपको बताया है हर सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक चाहिए टेक्निकल, सो यू कैन गो थ्रू दैट बुक लिस्ट। ओके, ऑनलाइन रिसोर्सेज आपको पता ही है, क्रिएट्रिक्स का चैनल है अनअकैडमी का, इसमें आपको सब कुछ मिल जाता है, सो यू कैन स्टडी फ्रॉम हियर। अगर आपको कुछ और हेल्प चाहिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपकी मदद कर देंगे। देन फ्यू की सक्सेस स्ट्रेटेजीज, मेन तो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा जो कल या परसों एक दो दिन में डल जाएगी। अभी मैं आपको बता रहा हूं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, स्टिक टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ओके, पुराने साल के क्वेश्चन सॉल्व करने ही करने हैं। क्यों सर? सॉरी, बिकॉज यूपीएससी के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं प्रीलिम्स के। मैं इतनी बार बोल चुका हूं, बच्चे फिर भी नहीं समझते हैं। हम लोग दो बार निकाल चुके हैं एग्जाम, सो वी नो दिस थिंग, और इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, अब तो सदियां होगी पढ़ाते हुए। यूपीएससी के प्री के क्वेश्चन रिपीट होते हैं 30 to 40% हर साल। तो अगर तुमने उतना कर लिया तो तुम्हें लगभग आधा पेपर तो तुम ऑलरेडी करके जा रहे हो घर से, इसलिए ये क्वेश्चंस करने ही करने हैं। नेक्स्ट चीज, यू हैव टू मेक रिवीजन नोट्स। सिलेबस बहुत वास्ट है, अगर आप साथ साथ में शॉर्ट नोट्स यानी कि रिवीजन नोट्स नहीं बनाओगे तो दिक्कत हो जाएगी, और आपको फॉर्मूला लिस्ट, उसमें फॉर्मूले लिखने हैं, की पॉइंट्स लिखना है, शॉर्टकट लिखना है, कोई इंपॉर्टेंट चीज डेटा है विच यू हैव टू रिमेंबर, आपको वो लिखना है। तो ये सारे आपको रिवीजन या फॉर्मूला की पॉइंट्स बनाने हैं। दूसरी सबसे बड़ी गलती, जो बच्चे इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी करते हैं वो जीएस को इग्नोर करते हैं, पहले टेक्निकल पढ़ लें। क्यों? जीएस बोरिंग लगता है। लेकिन बेटा
आपको बैलेंस बना के चलना है क्योंकि प्री में 200 मार्क्स का है आपका जीएस, कम नहीं है। यू कैन नॉट टेक दैट लाइटली। जब मैंने जिस साल इंजीनियरिंग सर्विसेज फर्स्ट टाइम निकाला था, मैंने अपना, हमारे जीएस का सिलेबस अलग होता था, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड ऑल दैट। मैंने पहले पेपर में 200 में से 134 मार्क्स स्कोर किए थे। मैं वही जो है लीड ले गया था सारी। सो यू हैव टू प्लान। इसलिए मैं तुम्हें अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, ये निग्लेक्ट मत करना जीएस के पेपर को। ठीक। दूसरी चीज, आपको गेट में इतनी स्पीड की रिक्वायरमेंट नहीं है जितनी आपको स्पीड की रिक्वायरमेंट है इंजीनियरिंग सर्विसेज प्री में। इस वजह से आपको टाइम टू टाइम टेस्ट सीरीज देनी है। तो जैसे अनअकैडमी की आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, आपको टेस्ट सीरीज फ्री मिल जाएगी पूरी। उसमें क्या है, टॉपिक वाइज टेस्ट है, तो जैसे जैसे टॉपिक्स खत्म हो रहे हैं टेस्ट दीजिए, फिर सब्जेक्ट खत्म हुआ सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दीजिए, फिर एडवांस सब्जेक्ट टेस्ट दीजिए, फिर मल्टी सब्जेक्ट टेस्ट दीजिए। जितने ज्यादा टेस्ट देंगे उतनी ज्यादा आपकी स्पीड बढ़ेगी। लगता है कि अरे कैसे, ऑटोमेटिकली तुम देखना 3 4 5 टेस्ट के बाद ही तुम्हें फील होने लग जाएगा तुम्हारी स्पीड बढ़ चुकी है सॉल्व करने के पेपर को। सो इसलिए आप लोगों को टेस्ट जो है वो देने हैं। और फिर मैं कह रहा हूं जीएस में मतलब टेक्निकल और नॉन टेक्निकल ने बैलेंस बना के चलना है। तभी जो मैंने आपको टाइम टेबल दिखाया, टेक्निकल ज्यादा आवर्स है ना, नॉन टेक कम आवर्स है क्योंकि वो छोटा है, लेकिन फिर भी मैंने हर दिन टाइम दिया है ना, ताकि एक बैलेंस मेंटेन रहे। मेंटेनिंग दैट बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो ध्यान रखना। एंड हमेशा मंथली टारगेट बनाओ। मैं इस मंथ में, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं फिर तो कोचिंग में हम ही सब खत्म करवा देंगे, पर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, मंथली टारगेट बनाइए। अच्छा मेरा ये मंथ चल रहा है, इन द मंथ ऑफ अगस्त मैं अपना नेटवर्क कंट्रोल खत्म करूंगा, साथ में मैं आईसीटी जो है वो खत्म करूंगा। ये मेरे 3 सब्जेक्ट का मेरा टारगेट है। प्रैक्टिकल टारगेट बनाइए एंड देन उस टारगेट को वीक वाइज डिवाइड करिए एंड देन जुट जाइए उसको खत्म करने में। That's how you will do that. So this is all the information that you need to know about the engineering services examination. मैंने आपको बता दिया है। Now if you want core strategy, कैसे करना है, क्या स्ट्रेटेजी पॉइंट्स थे, आपने क्या किया था, टॉपर्स क्या करते हैं, जो निकालते हैं वो करते क्या, वो डिफरेंट खाते हैं क्या कुछ, ये सब चीजें इसके बारे में हम कल बात करेंगे। बिकॉज रिमेंबर, toppers don't do different things, they do things differently, and that's true. I'm telling you that's true. जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो सब बच्चे सेम पढ़ते हैं, पर क्यों उसमें से कुछ लोग टॉपर्स बन जाते हैं और कुछ लोग जो है वो एग्जाम नहीं निकाल पाते हैं? पढ़ा तो सबने सेम। रीजन होता है बिकॉज वही ना, स्ट्रेटेजी मैटर कर जाती है। द सेम थिंग आई टोल्ड यू, टॉपर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, they do things differently, and that is what we will come to know in the next video, that what I did, what my students did, what is the strategy that we should be following. So if you like the video, please like the thumbs up video and comment, and कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, नहीं तो कोई डाउट है आप मेरे से टेलीग्राम ग्रुप पे जो है वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एंड इफ यू वांट टू स्टडी फ्रॉम मी ऑन द अनअकैडमी प्लेटफॉर्म, तो आप सब्सक्रिप्शन लेके मेरे साथ जुड़ सकते हैं, और सब्सक्रिप्शन के प्राइसेस लोएस्ट एवर चल रहे हैं। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दिस थिंग। तो आप जो है सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। कोड इज आदित्य मैक्स, यू ऑलरेडी नो। सो लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बेस्ट ऑफ लक, लेट्स क्रैक इट।